क्या आपको लगता है कि आलाकमान संगठन से भी पूछेगा और हेमंत कंडेलवाल तक इसकी हिट पहुंचेगी कि भाई पहला उपचुनाव आप पहले नहीं निकाल पा रहे हैं, कैसे चलेगा? देखिए, संगठन जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का है वो कई दिनों से सवालों के घेरे में है और लगातार दिल्ली बहुत सारी चीज़ों पर जवाब तलब भी कर रहा है। आप देखिए कि अभी जब राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो रजनीश अग्रवाल का नाम किसी ने सोचा था कि वो राज्यसभा जाएंगे? कोई पार्टी ने तो वो नाम नहीं दिया था। रजनीश अग्रवाल कहाँ से आया, क्या आया, कौन सी सियासत थी भारतीय जनता पार्टी की, संगठन को क्यों इस मामले में भरोसे में नहीं लिया गया? तो जैसे रजनीश अग्रवाल के मामले में नहीं हुआ, वैसे नरोत्तम मिश्रा को भी भरोसे में नहीं लिया गया। जब आप भरोसे में लेकर राजनीति नहीं करते, जब आप समन्वय की राजनीति नहीं करते, तो फिर आपके हाथ में होता क्या है? पहल तो आपने की, आपने समन्वय नहीं बनाया, संवाद नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि संवाद और समन्वय से सारी चीज़ें हल करनी हैं। तो आपने बिना सहमति के, बिना जानकारी के अचानक एक कैंडिडेट घोषित कर दिया और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। आपने जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, पुलिस ने उनके साथ क्या जो है किया। चुनाव के वक्त यदि कार्यकर्ताओं पर कोई पुलिस का दमन होगा, कार्यकर्ता खुश होगा कि नाराज होगा? पार्टी के फैसले के साथ होगा? कैसे होगा? जब आपकी सरकार है और कार्यकर्ता नाराज है तो उस पर क्या आप पुलिस का इस्तेमाल करेंगे या कोई नेता जाकर संवाद करेगा? तो संवाद के लिए आपने जगदीश देवड़ा को चुना, तो क्या वो ठीक थे? किस हिसाब से आपने किया? कोई और नेता भी हो सकता था जो स्थानीय राजनीति को समझता हो। मालवा के आदमी को ग्वालियर चंबल का जो टेस्ट है राजनीति का, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा फर्क आया होगा कि आपने नहीं किया। तो एक अलग तरह की जो संगठन का जो वो होना चाहिए थी स्ट्रेटजी, वहाँ नहीं दिखी। खास तौर पर समन्वय की कमी वहाँ लगातार दिखाई दी। ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो किसी पक्ष विशेष के साथ ज़्यादा है और वो पार्टी की जो रीति नीति है उससे समझौता कर रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से एक आखिरी सवाल जो है वो मैं ले लेता हूं सोहन वाल्मीकि जी से, क्योंकि उसके बाद उन्हें जाना है, उसके बाद हम कांग्रेस के एक और मेहमान को जोड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं आपके पास। सरमन जी मैं आ रहा हूं। सोहन वाल्मीकि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अब क्या क्या बदलेगा इस जीत के बाद? प्रदेश संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ने जा रहा है? पार्टी की रणनीति पर क्या असर पड़ने जा रहा है? कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ गया है, जाहिर सी बात है। क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं सकारात्मक तौर पर कांग्रेस में? देखिए, संगठन लगातार जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और अभी जिस तरीके से दतिया का चुनाव हम लोग विजय हुए हैं, तो निश्चित रूप से पूरे दतिया ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और निश्चित रूप से अभी जो जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी से काम किया गया, जिस नीति से काम किया गया दतिया के अंदर में, तो आने वाले समय में भी हम लोग 2028 विधानसभा चुनाव में इसी तरीके से एकजुटता से, एकता से और सब मिलजुल कर पूरा हम लोग का यही प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार बने। और ये उदाहरण हमारे सामने दतिया का है और उसी पैटर्न में, इसी तरीके से हम लोग संगठन की मजबूती के लिए आगे काम करते रहेंगे। और निश्चित रूप से इस चुनाव ने हम सबको एक नई ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है, और जिसको हम पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ पूरे मध्य प्रदेश में संगठन अपनी भागीदारी निभाएगा। मैं अभिलाष जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो नरोत्तम मिश्रा जी की जो बातें आ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं और भी जो लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा को दोबारा टिकट मिले और वो दोबारा जीत कर आए। ये इनकी अंदर का जो कला है, ये कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के ग्राफ को, उनके जो कद बढ़ रहा था उसको गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, इनके कुछ बड़े नेताओं ने मिलकर ये व्यू रचा और उस व्यू रच के नरोत्तम मिश्रा को फंसाया। और आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा जी की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में क्या होगी, वो आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया सोहन वाल्मीकि जी हमें समय देने के लिए। और जाते जाते मेरे अगले सवाल की जमीन तैयार करके आपने मुझे दी, जो मैं सरमन नगेली जी से कठिन सवाल पूछूंगा। मेरे वरिष्ठ जो हमारे हैं दोनों ही पत्रकार, इनसे मैं सवाल ऐसे पूछ लेता हूं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सोहन वाल्मीकि जी का। और मेरे साथ जुड़ गए सरमन नगेली जी। सरमन नगेली जी, जो सोहन जी कह रहे थे कि ये गैरों ने कहां हराया, ये तो अपने ही थे, अपने, मतलब नरोत्तम मिश्रा ने शायद आशुतोष तिवारी को हरा दिया और अपने मतलब बीजेपी के संगठन के कुछ कद्दावर नेताओं ने मिलकर नरोत्तम मिश्रा जी का करियर जो है उसको बढ़िया से बट्टा लगा दिया। क्या ऐसा ही कुछ हुआ है दतिया में? यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं था, यह चुनाव तो
नरोत्तम मिश्रा वर्सेस बीजेपी था। क्या यह हुआ है सर? सीधा सवाल। देखिए माननीय अभिलाष जी, कांग्रेस के विधायक थे, वो कहने के लिए अधिकृत हैं क्योंकि पार्टी ने उनको विधायक बनाया और राजनीति में सब चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ना ऐसा दिख रहा है। देखिए, यदि उस उपचुनाव की आप जो वहाँ के जो ग्राउंड जो रियलिटी है, जो वहाँ के जाति समीकरण है, जो वहाँ की पुरानी जो बैकग्राउंड है, यदि उसको देखेंगे समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो घनश्याम सिंह जी चुनाव जीते हैं कांग्रेस के टिकट पर, वो पहले भी वहां से विधायक रहे। वहां पर ठाकरों की अच्छी खासी जनसंख्या है। वो वहां के एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर दबदबा रहा है। अब उस संदर्भ में तो मैं नाम नहीं लूंगा, जो पुरानी पहले चीजें चलती थी। और साथ में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनकी ठाकरों में अच्छी पकड़ है, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जिनको जानता है, दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने अभी यहाँ पर डेरा डाल लिया था। तो ये जो कांग्रेस की जो रणनीति रही है, जैसे कि राजेंद्र भारती को भी लास्ट मोमेंट पे उन्होंने निलंबित करने की जो चेष्टा की है, तो ये सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। ये नरोत्तम जी का जो जहां तक बार बार बातें आ रही हैं कि उन्होंने चुनाव हरवा दिया है या उनके लोगों ने चुनाव हरवा दिया है या उनकी वजह से चुनाव हार गए हैं, देखिए जब ये समीक्षा होगी तो ये एक बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग आईटी जर्नलिस्ट, ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी कोई आपने किसी एक के कार्यकर्ता के ऊपर एआई का आपने कोई सॉफ्टवेयर इनबिल्ड किया उनके चेहरे पर या रिकॉग्निशन पर कि वो बता सके कि हाँ इस कार्यकर्ता ने हमारे साथ भितरघात किया और ये हमारे पास एविडेंस ही, ये इसने वोट किया, इसने वोट नहीं किया। ये सिर्फ समीक्षा की बातें हैं। समीक्षा में जैसा कि बातें आ रही है कि वो नरोत्तम जी पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक हमला ही नहीं हुआ है, सामाजिक हमला भी हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जिसके कारण वो मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में उनकी पहचान बन गई थी। और अब चूंकि चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला और अब बीजेपी भी नहीं जीती, अब अगले चुनाव में हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिल जाए, क्योंकि अभी 2.5 साल ही तो बचा हुआ है। तो हो सकता है कि संगठन ने ऐसा मन बना लिया हो कि चलो ठीक है, अभी 2.5 साल के लिए, जैसा कि बीजेपी में परंपरा रही है कि कभी 1 साल की राज्यसभा को किसी के लिए भेज दिया, 5 साल के लिए किसी और को भेज दिया, उपचुनाव में किसी, जो उनकी अपनी अंदर जो इंटरनल जो डीलिंग होती है उसका हो सकता है ये पार्ट हो और आगामी चुनाव नरोत्तम मिश्रा जी निकाल लें, ऐसी संभावनाएं प्रतीत होती हैं। लेकिन ये जो बार बार बातें आ रही हैं कि संगठन की तरफ से ढील पोल हुई है, यदि ऐसा है तो नितिन नवीन जी के एरिया में तो प्रशांत किशोर की पार्टी जीत गई है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तब क्या इसको मानेंगे? देखिए, चुनाव में हार जीत जो है ना, वो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करती है और आपकी रणनीति पर। और मेरी ऐसी मान्यता है, मैं भी थोड़ा सा राजनीतिक जो फिलॉसफी है, राजनीतिक जो ट्रेंड चलते हैं, जो सर्वे होते हैं, जो मैं तो राइट फ्रॉम 1997 सी वोटर के समय से चीजों को जानता हूं, जो बड़े बड़े जो सर्वे कराने वाली कंपनियां हैं। देखिए, ये चीजें जो है ना बहुत वैसी चलती है जैसी दिखती नहीं है। तो अब जो वहां के रिजल्ट आए नितिन नवीन जी के, वो उनके लिए भी मतलब उचित नहीं हो सकते। और उसी संदर्भ में यहाँ के लिए देखें आप, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ये चुनाव है, ये उपचुनाव है, ये मेन चुनाव नहीं है। तो मेन चुनाव की जो टर्मिनोलॉजी रहती है उसको जानकार लोग उपचुनाव से उसी नजरिए से देखने लगते हैं, उससे बचने की जरूरत है। ठीक है, मैं अंतिम सवाल दिनेश गुप्ता जी से लेता हूं, उसके बाद मैं मेरे साथ नए मेहमान जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, उनका भी स्वागत करूंगा। दिनेश जी, मेरा सवाल यहां पर बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नगेली जी ने कहा कि बांकीपुर चुनाव भी बीजेपी हार गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलाका, प्रशांत किशोर जीत गए हैं, जिनका राजनीतिक करियर ऐसा लग रहा था कि 2-3 कोशिशों के बाद अब वो वापस से उभार पर आ गए हैं, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो क्या माना जा रहा है ये कि अब इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही? देखिए, ये जो पिछले घटनाक्रम है, मतदान के पहले के बहुत सारे घटनाक्रम हैं, उसका इफेक्ट तो स्वाभाविक तौर पर होगा। जैन जी की बात हो रही है, जैन जी के मुद्दों की बात हो रही है, वो हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का होगा तो उसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी होती है, अपना इन्फ्लुएंस होता है, जिसके आधार पर आप टिकट तय करते हैं। यदि ये पार्टी के लिए सोचने का विषय है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य में उनकी विधानसभा सीट पर
कोई दूसरा जीत जाता है, तो आपके पास भविष्य के लिए कितनी चुनौतियां हैं, किस तरह आप इन चुनौतियों से निपटेंगे। आप 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, आप 2 सीटें हार जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जो संकेत है, वो संकेत तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, लोगों का मोह भंग हो रहा है। चंदा चोरी, जो जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा सामने आया, उस पर भी लोगों की राय कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोटर है, उसमें भी बहुत सारी शंकाएं खड़ी हुई हैं। बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे पेट्रोल का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, अलग अलग तरह के मुद्दे अलग अलग तरीके से काम करते हैं जी। तो यहाँ भी आप देखिए ना कि यदि मध्य प्रदेश और बिहार में एक जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों का भी असर होगा जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गई। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका, दिनेश जी, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उषा जी, आपके पास आता हूं। उषा जी, राष्ट्रीय स्तर पर क्या एक कहते हैं ना, एक माहौल होता है, एक टेम्परामेंट होता है। इस वक्त चुनौती आपको बीजेपी को मिल रही थी, यह कहा जा रहा है, वो छात्रों के आंदोलन से मिल रही थी, वो एथेनॉल और पेट्रोल के वजह से मिल रही थी, वो महंगाई की वजह से मिल रही थी, और वो मध्य प्रदेश के अंदर किसान, बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो अगर थोड़ा थोड़ा भी असर डालें तो मिलकर के एक बहुत बड़ी वजह बनाते हैं बीजेपी की शिकस्त के। पर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बांकीपुर भी आपके हाथ से निकल गया, जिसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। 33 साल बाद पार्टी को वो सीट गंवानी पड़ी। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी इफेक्ट कर गए यहां? निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित तो करते ही हैं। तो अब इसको लेकर के क्या जो आलाकमान है, छात्रों को लेकर के वो संजीदा हुए? किसान आंदोलन जब खड़ा हो गया और सीएम हाउस तक किसान पहुंच गए, तब बीजेपी संजीदा भी हुए और उसका परिणाम पूरे देश ने भी देखा जी कि किस प्रकार से राष्ट्रद्रोही ताकतें, असामाजिक तत्व इन आंदोलनों में घुसकर बच्चों को गुमराह कर रहे थे। राष्ट्र नायक जी ने सारी समस्याओं का समाधान बच्चों के समक्ष रखा। बच्चों ने भी गलतियां मानी और अपनी क्षमा मांगी, अपनी गलती स्वीकार की। इतना बड़ा देश है जी, जो वातावरण बनता है उसकी कृत्रिमता जब समाज के सामने आती है तो ये स्वयं ही जड़मूल से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उषा जी, मुझे एक चीज और आपसे जाननी है, क्या अब आपको लगता है कि बीजेपी को एक बार रीथिंक करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी एंटिसिपेशन करती थी आने वाले वक्त का, और अब यह हो रहा है कि आम आदमी को लग रहा है कि यार, छात्र आंदोलन को इतना बड़ा क्यों कर लिया राष्ट्रीय स्तर पर? किसान जब भोपाल में सीएम हाउस के सामने डेरा डाल देते हैं, तब जाकर के 60% खरीदी का निर्णय होता है। वो मांग कर रहे थे पिछले 20-25 दिनों से, हम मीडिया के तौर पर खबरें दिखा रहे थे। अच्छा, अब दिक्कत यह है कि आपके इंटरनल सोर्सेस जो बताते हैं, जो पार्टी का आपका सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय मैकेनिज्म है, उस पर भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है पार्टी का संगठन। और अब तो ये हो गया कि मीडिया जो दिखा रहा है कि भाई देखो, किसान आक्रोशित है। हम 20 दिनों से पूरे पट्टी की, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला, यहां पूरा इलाका जो है, जहां जहां मूंग होती है, उसकी खबरें दिखा रहे थे।